नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे बांग्लादेश चुनाव के बारे में। बांग्लादेश की चर्चा हम लगातार करते आए हैं क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और अगर हम देखें तो भारत में जिस नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है वो नदी भी बांग्लादेश से ही होके गुजरती है। हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में, क्योंकि गंगा नदी के बारे में आपको जानकारी दे दें जीके की दृष्टि से कि गंगा नदी जो है भारत में तो बहती है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत में इसकी लंबाई 7071 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह 1450 किलोमीटर है। लेकिन आपको बता दें कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। लेकिन दुनिया में यानी कि संपूर्ण विश्व में गंगा नदी सिर्फ 2 देशों में बहती है, वो भी भारत व बांग्लादेश में। भारत में गंगा नदी को देव नदी, जाह्नवी व भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि पद्मा नाम की जो नदी बांग्लादेश में है वही भारत में गंगा नदी है। गंगा नदी की जो धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ मुड़ती है उसे हुबली के नाम से जाना जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो नदी दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई है, यानी कि गंगा नदी से जो धारा निकली है उसी को हुबली कहते हैं। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में हुबली नदी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि बांग्लादेश से हमारा कितना गहरा रिश्ता है वो इससे समझने वाली बात है। एक क्वेश्चन और आपको लेंगे, फिर चलेंगे बांग्लादेश के चुनाव पर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर से, और बलिया जिले से बिहार राज्य में निकल जाती है। देखिए बी बिजनौर, बलिया, बिहार, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आइए चलते हैं चुनाव पे। आपको बता दें कि बीएनपी के अध्यक्ष हैं तारिक रहमान और उन्हीं को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बांग्लादेश में जो पिछले दिनों आम चुनाव हुए थे उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने जीत दर्ज कराई है, यानी कि चुनाव जीत लिया है इन्होंने। बीएनपी की बात करें तो वहाँ बीएनपी और उसके साथ जो गठबंधन टीम थी उसने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर ली हैं, बहुत बड़ी मार्जिन है। यहाँ पे बहुमत के लिए 150 सीट चाहिए होते हैं, जो कि इन्होंने लगभग 62 सीट ज़्यादा प्राप्त किए हैं, यानी कि 212 में से अगर हम माइनस कर दें 150 को तो ये आपका 62 सीटें हो जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण डेटा निकल के आ रहा है। चलिए आगे की बात देखते हैं, आगे क्या होगा। जमात-ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को लगभग 77 सीटें मिली हैं और देश में करीब 20 साल के बाद बीएनपी की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का अब बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। थोड़ा सा हम आपको बताएं कि रिजल्ट की घोषणा 297 सीटों पर हुई थी, जिसमें बहुमत के लिए 150 सीटें चाहिए। बीएनपी और गठबंधन 212 सीटें, जमात प्लस एनसीपी प्लस गठबंधन 77 सीटें पाई हैं। अन्य ने 8 सीटें हासिल की। अन्य में निर्दल हो सकते हैं और छोटी छोटी पार्टियों के लीडर हो सकते हैं। और 2 सीटों के रिजल्ट जो है अभी चल रहे हैं और मानने वाली बात होगी, तो अब उसकी बहुत ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। अपने को बहुमत का आंकड़ा जो मिल गया है 212, जो 150 होना चाहिए वो 150 से बढ़ के 212 हो चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश चुनाव में जमात इस्लामी बुरी तरह से हार गई है और ये जमात इस्लामी वो पार्टी है जो कट्टर पंथ को बढ़ावा देती है, यानी कि इस्लाम फैलाओ दुनिया में, ऐसा उनका नारा हुआ करता था। यानी कि इस्लामिक कंट्री पूरी दुनिया को बना दीजिए, भारत को बना दीजिए, पाकिस्तान तो है ही, और ये लोग पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि इसके गठबंधन को सिर्फ 70 सीटें मिल पाई हैं। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले जो छात्र थे उनका क्या हुआ। उनकी पार्टी का नाम नेशनल सिटीजन पार्टी थी, यानी कि एनसीपी। इसको बांग्लादेश की जनता ने जूते मार के भगा दिए कि बेटा तुम निकलो पतली गली से। यानी कि अब इन बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि इनके साथ गद्दारी हुआ है।
जैसे हमारे यहाँ रील चलता ना कि गद्दारी करबे का, तो ये इनके साथ गद्दारी हुआ है। कुछ चीज़ें आपको बता दें कि पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के जो कोर वोटर थे, जिनमें हिंदू वोटर, वो बीएनपी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। बीएनपी को अवामी लीग के गढ़ के रहे गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज जैसी तमाम सीटों पे बेहतरीन जीत मिली है। जमात का अतीत आड़े आ गया, जो वो कारनामे किया था, जिसके नाम पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, लोगों को ये भूला नहीं था, लोगों को याद था और लोगों ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। जमात इस दाग को नहीं धो पाई, यानी कि लोगों को याद रहा कि जमात जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध कर रही थी, उसको जुत्ते मार के जनता ने वहीं पर दबा दिया। स्टूडेंट नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी फूट और जमात से गठबंधन करने की ये सजा दी है बांग्लादेश की जनता ने, क्योंकि स्टूडेंट की नेशनल सिटीजन पार्टी जमात के साथ गठबंधन करके आगे बढ़े, यानी कि कट्टरपंथी जमात इस्लामी पार्टी के साथ इनका गठबंधन करना इनका अपने पैर में खुद को कुल्हाड़ी मारने के जैसा हो जाता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जो अभी अपने नए नवेले घर में पहुंचे हैं, पीएम मोदी ने बीएनपी के लीडर तारिक रहमान से बात भी कर ली है कि बाबू चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हिंदू वोट दिए हैं, तो हिंदुओं की ताकत अगर तारिक रहमान को मिली है तो कहीं ना कहीं भारत को उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। तारिक रहमान से प्रधानमंत्री ने बात करके उनको बधाई दी, खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी है। मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। ऐसा प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं अब जो नए नवेले वहाँ की पार्टी है, जो सालों बाद फिर से सत्ता में आई है, उसका स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश होने के नाते दोनों देशों के बीच शांति, प्रगति और समृद्धि की प्रतिबद्धता जताई है। आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को जो यहाँ से धनराशि दी जाती थी प्रत्येक वर्ष बजट के दौरान, उस धनराशि को कहीं ना कहीं कम कर दिया है। भारत सरकार ने उसको आधा कर दिया था और इन सब का असर वहाँ की जनता को देखने को मिला है। आपको बता दें कि जुलाई में पारित राष्ट्रीय चार्टर पर हुए जनमत संग्रह में भारी बहुमत से 68.06% वोट हाँ के पक्ष में गए और देश के इतिहास में चौथे जनमत संग्रह में 60.26% मतदान हुआ और कुल मिला के 48,74,429 यानी कि 4,80,74,429 वोट हाँ के पक्ष में पड़े, जबकि 2,25,65,627 वोट नहीं के पक्ष में पड़े थे। ये जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह जो हुआ था, 13वें संसदीय चुनाव के साथ आयोजित जनमत संग्रह में कुल 7,06,40,056 लोगों ने मतदान किया। यह परिणाम जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर में शामिल संवैधानिक सुधार के 48 बिंदुओं को लागू करने के लिए जनता की सहमति को दर्शाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह में 68.06% वोट हाँ के पक्ष में पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का जुलाई चार्टर है क्या, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। हमने तो जनमत संग्रह बता दिया जुलाई चार्टर के बारे में, लेकिन जुलाई चार्टर होता क्या है आपको बता दें कि ये जो है संवैधानिक और राजनीतिक सुधार का एक तरह का दस्तावेज माना जाता है, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करना, पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। अगली चुनाव प्रक्रिया जो होती है, यानी कि अगली चुनी हुई सरकार को 2 साल के अंदर ये सुधार लागू करना हो जाता है। यानी कि 84 से ज़्यादा सुधार प्रस्ताव हैं इसमें, जिनमें से करीब 48 से 50 संवैधानिक है। प्रधानमंत्री की शक्ति सीमित करना, राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां देना इसमें शामिल हो जाते हैं। राज्य के मूल सिद्धांतों में समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भाव को भी शामिल करना होता है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, संसद को द्विसदनीय बनाना और जैसा कि हमने बताया कि अगली चुनी हुई सरकार को 2 साल के अंदर ये सुधार लागू करना होता है।
भाई बांग्लादेश में चुनाव हो और ममता बनर्जी का हम जिक्र भी ना करें तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। ममता बनर्जी ने भी एक्स पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश की शानदार जीत के लिए मेरे भाई तारिक, उनकी टीम, बाकी सभी को बधाई है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वे चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखें। इससे पहले पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी थी, जो हमने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं तो ये भी तो जानना है कि जो बीएनपी के लीडर हैं वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर क्या कह रहे हैं। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के हेड नजरुल इस्लाम खान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तारिक रहमान की जो नेतृत्व क्षमता है उससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भविष्य में मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीएनपी देश में लोकतंत्र को रखेगी, लोकतंत्र की जो भावना है उसको परखती हुई अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रही है और लोकतंत्र को बचाए रखना हमारा मकसद हो जाएगा। अब ये लगभग तय है कि देश चलाने की जिम्मेदारी बीएनपी पार्टी की ही होने वाली है। नजरुल इस्लाम ने यह भी कहा कि कल रात से हम नतीजों की घोषणा को सुन रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि बीएनपी ने 2/3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। थोड़ा हम बांग्लादेश के चुनाव के बारे में जान लें तो बांग्लादेश का जो चुनाव हुआ है, जिसे आम चुनाव कहते हैं, इसमें कुल 59.44% मतदान हुआ है। यह जानकारी बांग्लादेश का जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा ये जानकारी मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। चुनाव आयोग के जनसंपर्क विभाग की तरफ से जो मीडिया में बयान दिए गए हैं उसके द्वारा ये आंकड़ा था। यानी कि बांग्लादेश में 2024 तक जो चुनाव हुए हैं, 24 में जो चुनाव हुए थे 41.8% मतदान उसमें हुआ था। यानी कि इस बार 17% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है। मतदान प्रतिशत जो है ये 11:30 बजे तक के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से बताए गए हैं। उसके बाद के भी आंकड़े रहे होंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में संसदीय चुनाव से पहले वहां पे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और वहां पुलिस पूरी तरह से गश्त लगाते हुए मुस्तैदी से अपना काम कर रही थी। वहीं बहुत सारी जगहों पे झड़प की चीज़ें निकल के आई थी और इसी चुनाव में पहली बार लोगों ने तारिक रहमान को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में देखा कि तभी लग रहा था कि तारिक रहमान कुछ बड़ा कमाल करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि तारिक रहमान है कौन और पीएम की पद की रेस में अब सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं। शायद हमने इनके बारे में पहले भी चर्चा कर रखी है, लेकिन आइए जानते हैं फिर से। इनका जन्म 20 नवंबर को 1967 में ढाका में ही हुआ था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जिसके इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनके पिता जियाउर रहमान पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक हैं। इनकी मां खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जब ये पहली बार अभी हाल ही में ये बांग्लादेश आए कई वर्षों बाद, तब हमने इनके बारे में चर्चा की थी और डिटेल्स इनके बारे में बताने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि 1980 और 90 के दशक में बीएनपी की छात्र राजनीति से जुड़ चुके थे और धीरे धीरे पार्टी संगठन में भूमिका इनकी लगातार बढ़ने लगी और जमीन से जुड़े हुए नेता थे, तो संगठन को मजबूत करना इनका काम था और इन्होंने बखूबी इस काम को किया। 2009 से 2016 तक ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी बीएनपी में रहे और 2018 से बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने हुए हैं। 2007-2008 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश छोड़ के लंदन चले गए थे। फिर 2025 में वापस ढाका आ गए थे। आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल रहे एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम महज 2039 वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि शेख हसीना का कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि अगर शेख हसीना की पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ी होती ना तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला होता। यानी कि शेख हसीना को मैदान से बाहर ही रखा गया। ढाका 15 सीट पर उनका मुकाबला बीएनपी उम्मीदवार MA कय्यूम से था। यानी कि 2,500 वोट से ये चुनाव जीते हैं। नाहिद इस्लाम को 93,872 वोट मिले हैं, जबकि MA कय्यूम को 91,833 वोट मिले हैं। और ढाका की बात करें तो 15 सीट पर कुल 4,39,078 मतदाता हैं, जिनमें से 2,22,800 पुरुष और 2,16,198 महिला मतदाता हैं। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं रही हैं। तारिक रहमान
बीएनपी पार्टी के बड़े बड़े चुनावी वादे रहे हैं, जिनमें अगर हम देखें विदेश नीति की बात करें तो ये चाहते हैं कि देश का दबाव या उसका प्रॉक्सी बनकर हम न रहें, यानी संतुलित विदेश नीति अपनाने की बात इनके द्वारा की जा रही है। न्यायपालिका को मजबूत करना, स्वतंत्र बनाना, चुनाव आयोग को और ज़्यादा अधिकार देना, प्रशासन में सुधार करके भ्रष्टाचार को कम करना, छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट देने की बात करना और विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों के लिए खास करके कल्याण फंड बनाने की बात की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के लिए कि जो हिंदू वहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की बात की गई थी इनके चुनावी वादों में। बुलेट ट्रेन की बात की गई थी कि ढाका को देश के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन चलाने का वादा है। महिलाओं के नाम पर फैमिली कार्ड जारी करने की बात की गई। महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त पढ़ाई का यानी कि एजुकेशन पर भी इनके द्वारा ध्यान दिया गया है कि हम मुफ्त पढ़ाई भी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब ये दर्शाती हैं कि क्या भविष्य में होने के आसार हैं। बांग्लादेश में संविधान सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर जारी जनमत संग्रह में अभी तक वोट आगे चल रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, संसदीय चुनाव के दिन यानी सरकार ने संविधान सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को लागू करने के लिए जनमत संग्रह कराया था और एस जीतता है तो इस सरकार इस संविधान सुधारों को लागू कर सकेगी, यानी कि संविधान में बदलाव किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की कुछ ताकतें कम होगी और राष्ट्रपति की कुछ ताकतें बढ़ेंगी। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति एक समिति करेगी, साथ ही साथ जिसमें सत्ताधारी दल, विपक्ष और कुछ मामलों में न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। अभी ज़्यादातर कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री के पास रहते हैं और राष्ट्रपति को अधिकतर फैसले प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेने पड़ते हैं। आपको बता दें कि जनमत संग्रह के पक्ष में रिजल्ट आने पर देश में 2 सदनों वाली संसद बनेगी। तब संविधान में बदलाव करने के लिए निचले सदन में 2/3 और ऊपरी सदन में बहुमत का समर्थन जरूरी होता है। अगर हाँ यानी कि एस जीतता है तो अगले राष्ट्रीय चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधि मिलकर एक संविधान सुधार परिषद बना लेंगे। यह परिषद अपनी पहली बैठक में 180 कार्य दिवस के भीतर सुधार का काम पूरा करेगी। हालांकि अगर परिषद तय समय में सुधार पूरा नहीं कर पाती है तो आगे क्या होगा यह साफ अभी तक नहीं बताया गया। प्रस्ताव यह भी कहते हैं कि कोई भी इंसान जीवन में अधिकतम 10 साल तक ही प्रधानमंत्री रह सकता है। अमेरिका वाला रूल यहाँ पे लगा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रमुख नहीं रहेगा। हालांकि इस मुद्दे पर बीएनपी की राय अभी अलग देखी जा रही है। इन बदलावों के बाद राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, प्रेस काउंसिल, विधि आयोग, बांग्लादेश बैंक के गवर्नर और ऊर्जा नियामक आयोग जैसे पदों पर अपने अधिकार से नियुक्ति कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जमात इस्लामी के हिंदू उम्मीदवार कृष्णानंदी खुल्लना हार चुके हैं। उन्हें बीएनपी उम्मीदवार आमिर एजाज खान ने 50,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। आमिर एजाज खान को 1,20,000 कुछ वोट मिले थे, जबकि कृष्णानंदी को 69,000 कुछ वोट मिले थे। तो ये कहीं ना कहीं बीएनपी की ताकत को दर्शाते हुए नज़र आ रहा है, जो लगातार चुनाव जीतकर अब आगे बढ़ रहा है। चलते हम कुछ बातें कर लेते हैं कि आपके मन में ऐसे सवाल तो बन रहे होंगे कि जो जमात थी इसने इतनी सीटें फिर भी कैसे जीत लीं जो इसको जीतना मुश्किल था। यानी कि जो चुनाव हुए इसमें जो इनको सीटें मिली हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्य में डाल रही हैं कि जिसको जनता नहीं पसंद करती थी वो इतनी सीटें कैसे जीत ले। यानी कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी ने आगे बाजी तो मारी है, लेकिन बांग्लादेश जमात इस्लामी का राइज बीते 15 सालों में विपक्षी दलों पर बांग्लादेश अवामी लीग द्वारा किए गए दमन का परिणाम है। और यह एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा बन जाता है। जब भी लोकतंत्र का दमन होता है तो जनता की आवाज़ जब दबाई जाती है तो चरमपंथी ताकतें उभरने लगती हैं और यही इस देश में हुआ था। जमात ने आज जो भी देखा वह आवामी लीग के कारण है। उनके दमनकारी शासन विपक्षी दलों को गतिविधियों को संचालित करने और चुनाव में भाग से लेने से रोकने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी बीएनपी का रुख
शेख हसीना को लेके क्या है, तो बांग्लादेश में जब जीत हुई तो बीएनपी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण को लेकर बयान दिए। बीएनपी के सीनियर नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि विदेश मंत्री पहले ही उनके प्रत्यर्पण के लिए तर्क दे चुके हैं और हम भी इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण के लिए दबाव डालते हैं। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों का मामला है। हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि कृपया उन्हें बांग्लादेश में मुकदमे का सामना करने के लिए वापस भेज दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और ढाका में भारत की पूर्व उच्चायुक्त जो वीना सिकरी हैं, उन्होंने इन चुनाव नतीजों पर अपनी बात रखी। वीना सिकरी जो पूर्व उच्चायुक्त हैं, उन्होंने कहा कि शेख हसीना 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बहुत सफलतापूर्वक संभाला क्योंकि उन्होंने भारत की सुरक्षा संबंधी सीमाओं को स्वीकार किया था और इसी वजह से आर्थिक सहयोग बढ़ा, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था विकसित हुई और वे काफ़ी समृद्ध हुए। अगर अवामी लीग सत्ता में नहीं होती तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 18 महीनों तक लगातार हिंसा होती रही और लोग सचमुच घुटनों पर आ गए थे। बांग्लादेश में चुनाव अंतरिम सरकार द्वारा आयोजित किए गए थे और यह वास्तव में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। अंतरिम सरकार को नियुक्त किया गया था और वह भी संविधान के आधार पर नहीं। यह सिर्फ सत्ता का परिवर्तन एक अभियान था, ऐसा इन्होंने कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो तो हमने आपको बता ही दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर हम चाहें तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। लेकिन चीन ने क्या कहा, तो आपको बता दें कि तारीख की जीत पर चीन ने बधाई दी है। बांग्लादेश में सुचारू रूप से चुनाव कराए जाने की सराहना भी की है और ढाका के साथ रणनीतिक सहयोग और जो साझेदारी है उनको आगे बढ़ाने के लिए चीन तैयार है, ऐसा वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन के संज्ञान में आया है कि बांग्लादेश में सुचारू रूप से आम चुनाव कराए गए और बीएनपी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। चीन बांग्लादेश के घरेलू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने में उनका समर्थन करता है। लिन जियान ने यह भी कहा कि चीन दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी को आगे बढ़ाने के मकसद से बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि बांग्लादेश अब एक नए राह पर चल चुका है। बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीएनपी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि अब हमें भारत समेत सभी देशों और सभी पड़ोसी देशों के साथ बराबरी के आधार पर दोस्ती निभानी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और बस आनंद लेते रहिए और देश दुनिया के बारे में ऑथेंटिक चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।